नमस्कार, मैं राणा यशवंत अरसक्त में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर जाकर दहशतगर्दों के कैंप तबाह कर दिए, आतंकियों को खत्म कर डाला और इसके बाद समूचे पाकिस्तान में खलबली सी है। हालत यह है कि पीओके में जितने भी टेरर कैंप चल रहे थे उनको हटा लिया गया है। दरअसल हिंदुस्तान के जवानों ने पीओके में करीब 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर 4 जगहों पर एक साथ हमला बोला। ये हमला केल, लीपा, तातापानी और भिम्बर में आतंकवादियों के 7 कैंप पर बोला गया। 2 घंटे भयानक गोलीबारी हुई जिसमें 50 आतंकी मारे गए। लेकिन ये कैसे हुआ? जिन जाबाजों ने यह काम किया वो कौन से लोग थे? कैसे वो टारगेट तक पहुंचे? कैसे पता चला किन कैंप में आतंकी हैं? किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया और पूरा प्लान, मिशन कैसे तैयार किया गया? ये वो सारे सवाल हैं जिनके पीछे का सच आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले उन पैरा कमांडोज की कहानी जो जान पर खेलकर भादों की घनघोर काली रात में दुश्मन के दरवाजे पर काल की तरह पहुंचे। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले देखिए, ये भारत का नक्शा है जिसमें ये रहा जम्मू कश्मीर और कश्मीर में ये है पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा। भारतीय सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज की 7 से 8 टुकड़ियां 4 जगहों से पीओके में घुसी। पहली जगह पुंछ, यहाँ से एक टुकड़ी तातापानी कैंप के पास पहुंची। खबर है कि 3 टीमें नौशेरा के नजदीक से पीओके में घुसी और उन्होंने भिम्बर टेरर कैंप को घेर लिया। कुपवाड़ा के ठीक सामने से 2 टीमें करीब 2 किलोमीटर कीचड़ और पथरीले रास्तों से रेंग कर पहुंची और लीपा आतंकवादी कैंप को घेरा। मेंढर और माछिल से इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज की 2 टीमें केल टेरर कैंप तक पहुंची। इस तरह 4 रास्तों से 150 से ज्यादा कमांडोज 3 किलोमीटर तक पैदल, कीचड़ में और नदी के किनारे पत्थरों पर चलते हुए कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना के लैंडमाइंस को पार करते हुए चारों आतंकी कैंप को चक्रव्यूह की तरह घेर लिया। रात में करीब 2:30 बजे के आसपास चारों तरफ से इन पैरा कमांडोज ने हमला बोल दिया, कुछ इस तरह से। खबर है कि करीब 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और इन 4 घंटों में चारों जगहों पर आतंकवादियों के 7 कैंप तबाह कर दिए गए। भारतीय सेना कह रही है कि पाकिस्तान का हेवी डैमेज हुआ, लेकिन मारे गए आतंकियों की कोई पक्की संख्या नहीं बताई जा रही है। वैसे सूत्र कह रहे हैं कि मरने वाले आतंकियों की तादाद 50 के आसपास हो सकती है, जिनमें कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स ठीक वैसे हैं जैसे हमारी बीएसएफ। ये संख्या तब है जब इस इलाके में मौजूद 12 से ज्यादा आतंकी कैंपों में से सिर्फ 7 को टारगेट किया गया, क्योंकि खुफिया खबरें इन्हीं के बारे में पक्की थी। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि 12 में से 7 कैंप पर हमला हुआ तो बाकी कैंप में बचे पाकिस्तानी सैनिकों, आतंकवादियों ने जवाब क्यों नहीं दिया? दरअसल यही काम है भारतीय सेना की पैरा कमांडोज का। इसलिए मुझे लगता है कि पहले आप ये जान लें कि पैरा कमांडोज होते क्या हैं। मैं कुछ वीडियो के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हजारों सैनिकों के बीच में से कोई एक पैरा कमांडो चुना जाता है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो इस वक्त दिख रहा है ये पैरा कमांडोज का ही है। ये वीडियो उस वक्त का है जब पैरा कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो को देखते ही आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि ऐसी फौलादी ट्रेनिंग के बाद जो कमांडोज तैयार होंगे उनका स्तर कैसा होगा। वैसे जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारतीय सेना के इन पैरा कमांडोज को दुनिया के टॉप 3 कमांडोज में गिना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुश्किल से मुश्किल और कभी कभी नामुमकिन लगने वाले ऑपरेशन को भी यह पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें शामिल जवान केवल आर्मी से चुने जाते हैं। सेना, पैरामिलिट्री के किसी भी विंग का जवान पैरा कमांडोज की टुकड़ी का हिस्सा बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप यह भी जान लें कि ये पैरा कमांडो कैसे चुने जाते हैं। दरअसल मुल्क के लिए किसी भी चुनौती को पार कर हर कीमत पर कामयाब होने वाले ये फौलादी कमांडोज सेना की अलग अलग यूनिट से चुने जाते हैं। कोई जवान चाहे तो अपनी मर्जी से इस टुकड़ी का हिस्सा बनने के लिए खुद को ताकत में लोहा और फुर्ती में चीते जैसा साबित कर पैरा कमांडो बन सकता है।
लेकिन यह भी सच है कि सेना की किसी एक यूनिट से ज्यादा जवान पैरा कमांडोज के लिए नहीं लिए जाते, क्योंकि ज्यादातर मौके पर इनका इस्तेमाल खुफिया ऑपरेशन में किया जाता है। 3 महीने तक चयन की प्रक्रिया चलती है, जिसमें हर एक जवान के बारे में 4 लेवल पर खुफिया रिपोर्ट मंगाई जाती है। घर, रिश्तेदार, दोस्त और सबके बारे में पता लगाया जाता है। थोड़ा भी संदेह होने पर जवान को बिना वजह बताए ट्रेनिंग कैंप में वापस भेज दिया जाता है। हमारी जो फौज में इनकी जो सिलेक्शन होती है वो वॉलंटरी बेसिस पे होती है, जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही हाई हैं। और ये वॉलंटियर्स पहले इनकी शुरू की स्क्रीनिंग करने के बाद यूनिट्स में, उसके बाद जब ये लोग आते हैं तो इनके 6 महीने तक इनका एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इनको रखा जाता है, जिस पीरियड के दौरान इनको बहुत सारे मुश्किल से मुश्किल फिजिकल टेस्ट जो हैं वो लिए जाते हैं इनके, और साथ में इनके मेंटल टेस्ट जो हैं, जिनको साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो लिए जाते हैं। एक बार चुनाव हो जाने के बाद जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो इन जवानों को 5-5 दिन भूखे छोड़ दिया जाता है। सप्ताह तक ठंडी से ठंडी जगहों पर बेहद मामूली कपड़ों के साथ छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें कई बार घोर मानसिक यातना से भी गुजारा जाता है। मसलन ये बताया जाता है कि उनके घर में किसी का देहांत हो गया है, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। भागने पर जान का खतरा है। घने जंगलों में चलने, छिपने, पोजीशन लेने के साथ शहर की ऊंची बिल्डिंग पर पलक झपकते चढ़ जाना इन कमांडोज की ट्रेनिंग का छोटा सा हिस्सा है। जानते हैं, एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग 3.5 साल तक चलती रहती है। उसके बाद भी कमांडो को हर तरह से अपडेट किया जाता रहता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगानी होती है। ट्रेनिंग सेशन के दौरान कम से कम ऐसे 50 जंप लगाने बेहद जरूरी है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और पानी में लड़ने के लिए नौसेना का जो डाइविंग स्कूल कोच्चि में है, वहां ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि 90% जवान बीच में ही यूनिट में लौट जाते हैं, वो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। ये लोग जो हैं इनको टीम्स में बांटा जाता है, जिनको असॉल्ट टीम्स होते हैं। असॉल्ट टीम्स के नीचे छोटी छोटी टुकड़ियों में ट्रुप्स होते हैं। ट्रुप्स को आगे जो है स्क्वाड्स में बांटा जाता है। जैसे हर स्क्वाड, जो छोटे से छोटा स्क्वाड होता है, उसमें 5 आदमी होते हैं, और ये जो 5 आदमी हैं इनमें डिफरेंट किस्म की स्पेशलिटीज होती हैं। सेना, एयरफोर्स, नौसेना तीनों के अलग अलग पैरा कमांडोज की टुकड़ी होती है। एयरफोर्स के पैरा कमांडोज की टुकड़ी गरुड़ के नाम से जानी जाती है, जबकि नेवी की ऐसी टुकड़ी ही घातक मार्कोस हैं, जिनका इस्तेमाल 26/11 के मुंबई हमलों के समय भी किया गया था। लेकिन एक बात जो इन तीनों टुकड़ी को साथ जोड़ती है, और वो ये कि इन्हें दुनिया के आधुनिकतम और खतरनाक से खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। पीओके में गई भारतीय पैरा कमांडोज की टुकड़ी के पास ये टैवोर असॉल्ट राइफलें थीं। कार्बन मेटल से बनी ये गन दुनिया के चुनिंदा खतरनाक राइफलों में से एक है। 1995 से 2001 तक लंबी रिसर्च के बाद इसे इजरायल मिलिट्री इंडस्ट्रीज में तैयार किया गया। इसे तैयार करने का मकसद ही विशेष कमांडोज दस्ते को इससे लैस करना था। 460 mm बैरल वाली इस गन की सबसे बड़ी खूबी है कि इससे गोली चलने के बाद आवाज बेहद मामूली होती है। इस बात की संभावना न के बराबर है कि इसका बैरल कभी धोखा दे दे, मसलन गोली फंस जाए या बैरल फट जाए। इसमें 21 मेगापिक्सल के मेप्रोलाइट कैमरे भी होते हैं, जो दुनिया की सबसे आधुनिक ITL मास इंटीग्रेटेड लेजर और पॉइंटर से लैस होते हैं। इजरायल मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने इन गनों में अपनी फोर्सेस के लिए होलोग्राफिक साइट व्यू के भी इंतजाम किए हैं। मतलब किसी विशेष ऑपरेशन में अगर आतंकवादी दीवार की दूसरी तरफ छिपे हैं, तो इस गन में लगे लेजर होलोग्राफिक तकनीक से उन आतंकवादियों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस राइफल का इस्तेमाल करते हुए छोटा बदलाव कर इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मोड में भी लाया जा सकता है। मतलब ये कि सर्जिकल ऑपरेशन पर जाने वाले पैरा कमांडोज के लिए टैवोर असॉल्ट राइफल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, बशर्ते इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। पीओके में आतंकी कैंप तबाह करने गए भारतीय सेना के सभी कमांडोज के पास ये टैवोर राइफलें थीं, लेकिन उसके साथ एक दूसरा अचूक हथियार भी था।
M4 कार्बाइन। ये वो कार्बाइन है जो अमेरिकी सील कमांडोज भी इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला ये घातक हथियार अब भारतीय पैरा कमांडोज के हाथों में भी है और पीओके में गए भारतीय सेना के कमांडोज ने इसका भी इस्तेमाल किया। इस कार्बाइन के हाथ में होने का मतलब है कि एक छोटी मोटी आर्टिलरी आपके साथ है, क्योंकि मौके पर इसका 3-in-1 इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसमें गैस ऑपरेटेड व्हील हैं जो मैगजीन को मूवमेंट देती हैं और कार्बाइन जरूरत पड़ने पर आर्टिलरी यानी मशीन गन की तरह ताबड़तोड़ फायर करती चली जाती है। अब देखिए इसमें ये टेलीस्कोपिक स्टॉक लगा है। इससे कई किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन पर सीधा और सटीक निशाना लगाया जा सकता है। अमेरिकी सेना का यह हथियार 3-in-1 कैसे है वो देखिए। इसके आगे की बैरल खोल दें तो इससे M203 ग्रेनेड लॉन्च किया जा सकता है। मतलब आतंकवादियों के कैंप में अगर कोई बंकर उड़ाना हो तो M4 से दूर से ही अचूक तरीके से ग्रेनेड फेंका जा सकता है। आगे जरूरत के मुताबिक इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों मोड पर लाया जा सकता है। इसकी तीसरी खूबी ये है कि जरूरत पड़ने पर इसे 3 राउंड बर्स्ट मोड में भी डाला जा सकता है। ऐसा जरूरत के समय गोलियां बचाने और रणनीतिक जीत के लिए किया जाता है। खबर है कि पीओके में इसका बखूबी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक करने गए पैरा कमांडोज में से कुछ के पास इन आधुनिक हथियारों के अलावा F2000 असॉल्ट राइफल और 9mm पिस्टल भी मौजूद थी। ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हर टुकड़ी के साथ UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और स्मोक ग्रेनेड थे, जिससे टेरर कैंप के पास जाकर डार्क स्मोक यानी अंधेरा किया जा सके। सर्जिकल स्ट्राइक हो या युद्ध का मैदान, वहां कुछ मिनटों में रणनीति बनानी होती है और उसे अमल में भी लाना होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब दुश्मन सामने हो तो आप रणनीति कैसे बनाएंगे और कितनी जल्दी। ये डार्क स्मोक ग्रेनेड ऐसे समय के लिए ही होते हैं जो फटते नहीं, सिर्फ धुआं करते हैं। जेपी दत्ता के फिल्म बॉर्डर में इसे बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा गया था। पीओके में ऑपरेशन के दौरान भारतीय पैरा कमांडोज ने इसका भी इस्तेमाल किया। एक तो पहले से अंधेरी काली रात और ऊपर से डार्क स्मोक ग्रेनेड। दुश्मन के लिए समझना मुश्किल हो गया कि हुआ क्या है और इन्हीं कुछ मिनटों के भीतर भारतीय कमांडोज ने चारों तरफ से आतंकवादी कैंपों को घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अब बड़ा सवाल ये आपके मन में उठ रहा होगा कि कमांडोज पाकिस्तान में घुसे कैसे और पाकिस्तानी आर्मी को पता कैसे नहीं चला। सबसे आगे कौन सी टुकड़ी थी, उसके पीछे कौन था, बॉर्डर तक पैरा कमांडोज को पहुंचाया कैसे गया। ये सब बातें करें उससे पहले उस रणनीति की बात जिसने पाकिस्तान की आर्मी, वहां की सरकार, ISI सबको चित कर डाला। ऐसा करने वाले हैं PM मोदी के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, जिनकी हैसियत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट के तौर पर जो उन्होंने 7 साल गुजारे थे, उसका अनुभव उन्हें काम आया। पहले उन जगहों की पहचान हुई जहां आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देती रही है। उरी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी में इस बात का अंदेशा था कि आतंकवादी कैंप छोड़कर कुछ समय के लिए भाग जाएं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बार बार यह आश्वासन दिया जा रहा था कि भारत की सेना किसी भी सूरत में LOC पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद पूरी हालात के लिए दुनिया उसे कटघरे में खड़ा कर सकती है। लिहाजा आतंकवादी पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में ही पड़े रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में रणनीति के तहत ऐसा भाषण दिया जिससे लगा मानो भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर ही घेरना चाहता है। हालांकि मोदी ये बार बार दोहरा रहे थे कि उरी के जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मोदी और उनके जेम्स बॉन्ड दो तरफा रणनीति पर काम कर रहे थे। पहली तो PM मोदी के कहे के मुताबिक डोभाल पाकिस्तान को धूल चटाने का प्लान बना रहे थे और दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए
पीएम मोदी गरीबी और भुखमरी जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आवाज लगा रहे थे। पाकिस्तान की अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का यूएन में दिया भाषण भी इसी रणनीति के तहत तैयार करवाया गया। इन सब के साथ डीजीएमओ में बैठे रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई करने की रणनीति तैयार करने में लगे हुए थे। कितने जवान होंगे, कौन सी जगह होगी, मतलब एक साथ 3 तरफ से घेरने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद आप कह सकते हैं और तरीके रहे हैं कि बलूच जो बागी है वहां पर पाकिस्तान में, उनको सराहना देना, प्रोत्साहन देना, उनको इनकरेज करना। और जैसे असैलम इन्होंने मांगी है, असैलम दे देंगे हम लोग। और आप कह सकते हैं ये जो इंडस वाटर ट्रीटीज है, इसका भय लटकाना उनके सामने। खबर है कि पीओके में घुसने और आतंकवादी कैंप पर हमले से पहले अजीत डोभाल ने भारत पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर बॉर्डर पर सुरक्षा का रिव्यू किया। 1,225 किलोमीटर एलओसी के लिए गृह मंत्रालय में अलग से बैठक की। फिर राजस्थान से लगे 1,037 किलोमीटर, पंजाब से लगे 553 किलोमीटर और गुजरात में 508 किलोमीटर बॉर्डर पर फोर्स की कड़ी चौकसी लगवाई। हर राज्य के डीजीपी से खुद बात की और बॉर्डर के ठीक पीछे के इलाकों में पुलिस थानों को भी अलर्ट कर दिया। और फिर नॉर्दर्न कमांड और डीजीएमओ में तालमेल बनाकर बुधवार को स्पेशल पैरा कमांडोज की टुकड़ी ध्रुव हेलीकॉप्टर से एलओसी पर उतार दी गई। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सुरक्षा का जो एक होलिस्टिक पिक्चर होता है, एक संपूर्ण दृष्टि रखते हैं। अमूमन होता यह है कि ध्रुव हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सेना के अधिकारी अपनी बॉर्डर विजिट के लिए करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के खुफिया तंत्र, उनके रेंजर्स को लगा कि बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों का आना जाना जैसे लगा रहता है वैसा ही कुछ हो रहा होगा। ये हेलीकॉप्टर उन्हीं को लेकर आए होंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। असलियत ये थी कि इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कमांडोज को एलओसी के पास 4 जगहों पर उतारा गया: पुंछ, मेंढर, माछिल और नौगांव में। बुधवार की रात में ही आखिरी बार कमांडोज को ऑपरेशन के बारे में बताया गया और रोड मैप दिए गए। सबसे जरूरी था कि पाकिस्तानी आतंकी कैंप के सेकंड का अपडेट मुहैया कराया जाए और इसके लिए पहली बार भारतीय सेना ने इसरो की सीधी मदद ली। कार्टोसैट सैटेलाइट से मिले हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों का इनपुट सेना को दिया गया। हाल ही में कार्टोसैट 2C का प्रक्षेपण इसरो ने जून 2016 में किया और ये एक बहुत ही उच्च विभेदन का इसमें कैमरा लगा है और उसका विभेदन क्षमता है करीब 60 सेंटीमीटर। ये तस्वीरें एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी एओआई की थी और सेना की गुजारिश पर इसरो के वैज्ञानिकों ने एओआई की न सिर्फ तस्वीरें मुहैया कराई बल्कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट को पूरी तरह कवर करते हुए पॉलीगॉन में एक ही जगह की कई तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों को डीजीएमओ के साथ ऑपरेशन में लगे कमांडो से भी साझा किया गया। लगातार तस्वीरों की एनालिसिस की गई और फिर लक्ष्य तय कर लिए गए। कमांडोज को एलओसी पर पहुंचा दिया गया और रही बात कि कैसे घुसेंगे, तो एलओसी पर इन कमांडोज को 4 जगहों से घुसाया गया और इसी दौरान भारतीय सेना ने दूसरी जगहों से पाकिस्तान की तरफ हेवी शेलिंग शुरू कर दी, यानी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी रेंजर्स उधर उलझ गए और तब तक कमांडोज पीओके में दाखिल हो गए। घुटने और केहुनी के बल रेंगते हुए वो आगे बढ़ने लगे। इस दौरान हर कमांडो की बुलेट प्रूफ हेलमेट में जो हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे से वीडियो डीजीएमओ और नॉर्दर्न कमांड को मिलने लगे। एक्सपर्ट खुफिया टीम ने ऑनलाइन वीडियो एनालिसिस शुरू की और उसी के मुताबिक कमांडोज को कमांड दिए जाने लगे।
खबर है कि करीब 50 मिनट से 1 घंटे में पाकिस्तान में मौजूद 4 बड़े आतंकवादी कैंप को 150 से अधिक इंडियन पैरा कमांडोज ने घेर लिया और करीब 2 घंटे के ऑपरेशन में इसे तहस नहस कर दिया। रात 2:30 बजे जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो 4:30 बजे खत्म हुआ और भारतीय कमांडोज अपनी सरहद में आ गए। इस ऑपरेशन का खात्मा उरी में शहीद हुए जवानों की 13वीं से पहले हो गया। मतलब 13वीं से पहले भारत ने अपने सपूतों की मौत का बदला ले लिया। खास बात यह भी थी कि ऑपरेशन में जानबूझकर 6th डोगरा रेजिमेंट और 10th बिहार रेजिमेंट को शामिल किया गया। दुश्मन के खात्मे से उनके दिल को ठंडक पहुंची। उरी हमले में इन 2 रेजिमेंट के जवान ही शहीद हुए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है। उसकी हालत सांप चुचुंदर वाली हो गई है और उसे भारत का जवाब न कबूलते बन रहा है न इनकार करते। पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन कर देना, सार्क शिखर बैठक जो पाकिस्तान में होनी थी उसमें हिस्सा लेने से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान जैसे देशों को रोक लेना, अमेरिका को अपने पाले में खड़ा कर पाकिस्तान को दुपटवा देना वगैरह जैसे फैसलों से मोदी ने पाकिस्तान की नवाज सरकार और फौज दोनों को ये बता दिया है कि आपकी हैसियत जो है आप उसी में रहें तो खैर, अगर आप सलीके से रहे तो गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा पर आपकी लड़ाई में भी हम साथ दे सकते, वरना सिंधु तक का पानी रोककर आपका हलक सुखा सकते। जंग कभी देश के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी पर ऐसे शिकंजे वक्त की जरूरत लग रहे हैं। हर सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।